नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से अंकित नायक मौजूद हैं। पाटीदार ट्यूटोरियल से हैं ये। शांति विहार कॉलोनी कनाड़िया रोड से पाटीदार ट्यूटोरियल स्थित है, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंदौर के डायरेक्टर हैं ये। साथ ही मौजूद है हमारे साथ यशस्वी जैन जो पाटीदार ट्यूटोरियल्स की 12th पीसीएम की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो अंकित नायक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहूँगी, आप पाटीदार ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर भी हैं। आप अपने इस ट्यूटोरियल के बारे में हमें जानकारी दीजिए और मैथ स्ट्रीम से कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जानकारी आपसे चाहेंगे। सर्वप्रथम तो नमस्कार मैम, आपको और आपके सभी दर्शकों को। पाटीदार ट्यूटोरियल हमने 2016 में स्टार्ट की थी। लगभग 15-16 स्टूडेंटों के साथ हमने प्रारंभ किया था पाटीदार ट्यूटोरियल को, और गत वर्ष तक हमने 1500 प्लस स्टूडेंट अभी तक हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। लगभग इंदौर के सभी अच्छे कॉलेजेस में अभी हमारे स्टूडेंट जो हैं स्टडी कर रहे हैं जी। और इस ईयर हमारे यहाँ 70 प्लस स्टूडेंट हैं, 12th और 11th दोनों पीसीएम मिला के, पीसीएम ग्रुप में, और 70 प्लस के अराउंड कॉमर्स में है। बिल्कुल, तो देखा जाए तो 70 प्लस कॉमर्स में भी हैं। तो अंकित, क्या दोनों ही स्ट्रीम्स को आप गाइड करते हैं बच्चों को? बिल्कुल। अ, हमारे यहाँ पूरे फैकल्टी टीम है जो दोनों चीज़ों को। बिल्कुल। तो यशस्वी जैन हमारे साथ जुड़ी हैं, वो स्टूडेंट हैं वहाँ की। यशस्वी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करती हैं आप अपने एग्ज़ाम की? सबसे पहले तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपना पर डे का टाइम टेबल सेट करती हूँ। उस हिसाब से मैंने टाइम टेबल में क्या-क्या लिया है, उसे मैं एक दिन में मतलब कवर करती हूँ। और जो सारे सारे सब्जेक्ट के जो हैं, वो टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाती हूँ और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करती हूँ, और इस तरह से मैं पूरे फोकस के साथ अपने टाइम टेबल को फॉलो करती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि आज थोड़ा छोड़ देना चाहिए या आज नहीं करे पढ़ाई? हाँ, लगता है थोड़ा एंटरटेनमेंट होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट होना भी ज़रूरी है। चलिए, अंकित नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे समझ लेते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप भी बहुत बेहतर योगदान कर रहे हैं और शायद आपको इस बात की भी जानकारी हो कि बंसल समूह किस प्रकार से लगातार योगदान दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। किस तरह से देखते हैं आप इसे? बंसल समूह का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं खुद बंसल ग्रुप से पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इनका एक जो प्रोग्राम है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जेईई मेंस और एडवांस के पहले हमेशा ये एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिलता है कि एग्जाम किस टाइप की होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, हुँ। है ना? और उनको टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज मिल पाता है। एग्जैक्ट उनको एक सिनेरियो पता चलता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन को किस तरीके से आपको अपीयर करना है और कैसे परफॉर्म करना है। बिल्कुल। बंसल समूह आज आज भी भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अच्छी शिक्षा से वंचित है ना? और जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो हुँ, बंसल समूह का एक प्रोग्राम है कि वो स्कॉलरशिप बेसिस पे बच्चों को एडमिशंस देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। हुँ। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात ये है कि स्कॉलरशिप बेसिस पे अगर बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बेहतर योगदान बंसल समूह कर रहा है, ये कहना है अंकित जी का। यशस्वी, आपसे भी समझ लेते हैं टेक्निकल एजुकेशन क्या है। आप क्योंकि मैथ स्ट्रीम से हैं तो आप शायद इस बात को बहुत बेहतर तरह से समझती हों। तो बंसल समूह जिस प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन को लेकर नीतियाँ बनाता है, क्या आप उसको पसंद करती हैं? हाँ, बिल्कुल। जो बंसल न्यूज़ की सबसे जो अच्छी विशेषता है वो है कि सर ने जैसे बताया अभी कि जो स्कॉलरशिप के बेसिस पर वो अपने एडमिशन मतलब कॉलेज में एडमिशन देता है, और बंसल जो ग्रुप है वो इंजीनियरिंग के सिलेबस के साथ-साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो ट्रेनिंग्स है वो भी करवाता है, जिससे हमें मतलब फ्यूचर में जब हमारा जी। प्लेसमेंट हो तो उसमें जो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिल सके। तो आपको लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन में अगर प्रैक्टिसेस हों तो फ्यूचर में इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे? यस मैम।
ओके। अंकित नायक हमारे साथ हैं। अंकित, आपसे एक बात समझ लेते हैं। जिस प्रकार से हमें यशस्वी बता रही हैं, बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए अब क्या कदम उठा सकते हैं? टेक्निकल एजुकेशन के लिए सबसे पहले अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। होता क्या है कि बहुत सारे छोटे टाउन्स हैं, जी। सिटीज है, जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। किन ऑप्शंस में इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांचेस है, किन ब्रांचेस में मास्टर्स डिग्री के लिए क्या क्या कोर्सेज हैं। ये सारी चीजें अगर बच्चों को 9th क्लास से प्रॉपर गाइड मिले तो हम्म। ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड हम एजुकेशन का मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। और बंसल ग्रुप ये कैंपेन चला भी रहा है। निश्चित रूप से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर क्षेत्र में शिक्षा पहुंच सके, इसके लिए कहीं ना कहीं योजना एक बनानी बहुत आवश्यक है। यशस्वी, आप अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच कैसे सामंजस्य रखते हैं? क्योंकि शायद आप ये बात बहुत अच्छे से समझती हो कि अगर शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमें हेल्दी रहने की बहुत आवश्यकता होती है। यस मैम। सबसे पहले तो हमें फिजिकली फिट होना पड़ेगा, उसी उसी बेसिस पर हम क्या करेंगे कि मेंटली प्रिपेयर भी हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम, और उससे क्या होगा कि जब हम योगा करेंगे डेली बेसिस पर और मेडिटेशन करेंगे तो हम जो है अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इसलिए मैं भी डेली बेसिस पर योगा और मेडिटेशन करती हूँ। स्कूल कॉलेजेस कोचिंग से भी मतलब हमें बताया जाता है कि किस तरह से हमें उसके फ़ायदे मिलते हैं। और योगा मेडिटेशन करने से हम अपनी जो स्टडी करने की जो क्षमता है उससे भी बढ़ा सकते हैं। ओके, मेडिटेशन करने से बढ़ा सकते हैं क्षमता, लेकिन अगर बात की जाए यशस्वी मेडिटेशन की, तो एक निश्चित समय होता है, टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको मेडिटेशन करना होता है। आई थिंक 3 to 15 मिनट्स मेडिटेशन करना आवश्यक होता है। आप कितना समय देती हैं मेडिटेशन को? मैं भी इतना ही समय देती हूँ, अच्छा। बराबर। जी। अगर बात की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो कैसे देखती हैं आप उन प्लेटफॉर्म्स को? सोशल मीडिया जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, हमें उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब हम कॉम्पिटिटिव देने जाते हैं तो हमें कुछ मतलब ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होती है जिसमें करंट अफेयर्स की भी आवश्यकता होती है। तो आजकल इंस्टा पे भी हमारे कुछ ऐसे मतलब पोस्ट डलती रहती है। तो हम अगर सोशल मीडिया को एक अच्छी तरीके से यूज़ करें तो कोई बुराई नहीं है, पर हाँ एक हद तक करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी स्टडी को साइड में हटा के ओनली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो वो चीज़ गलत है। हमें मतलब एक अच्छे से मतलब उसको सिर्फ एक अच्छे उस जी। प्लेटफॉर्म की तरह यूज करना चाहिए। आप यूज़ करती हैं सोशल मीडिया? यस मैम। तो कैसा लगता है आपको, कितना टाइम स्पेंड करती हैं? और क्या आप जिस प्रकार से बता रही हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े सोशल मीडिया का, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े सिर्फ, तो किस तरह से यूज़ करती हैं? मुझे जब कुछ भी डाउट होता है तो सोशल मीडिया पे आजकल यूट्यूब के माध्यम से और गूगल पे भी हमें सारे आंसर्स मिल जाते हैं। हम्म। तो मैं उस हिसाब से मतलब जब मुझे कुछ डाउट होता है तो ही मैं मतलब उसको यूज करती हूँ। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, इसलिए कुछ बहुत ही कम मतलब टाइम देती हूँ। ओके। अंकित नायक जी, आपसे समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए बहुत बार ऐसा होता है, आप कोचिंग चला रहे हैं और वहाँ पर जिस प्रकार से आपने हमें जानकारी दी थी कि मैथ स्ट्रीम के भी स्टूडेंट्स आते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम के भी आते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स राह भटक जाते हैं और स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करना बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए आप क्या करते हैं? एक्चुअली करियर काउंसलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्योंकि एक्चुअली जो स्टूडेंट है वो हम 9th क्लास से उनको पढ़ा रहे हैं, तो हम्म। उनका किन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या उनकी मेंटल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे क्या करियर ऑप्शंस उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, उसी के बेसिस पे हम उनको करियर ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स या साइंस में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बिल्कुल। तो उनको हम साइंस ग्रुप के लिए सजेस्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग हो गया या एमबीबीएस हो गया या ऐसा कुछ कोर्स जो ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज हैं। या हम्म। कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका मैनेजमेंट या इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या जैसे वो को करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम्म। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम जनरली कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज या ऐसे कोर्स सजेस्ट करते हैं। करियर बिल्कुल। काउंसलिंग के लिए हम एक चीज साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को कैटेगराइजेशन करने में हमको ज़्यादा अच्छा होता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बेसिस पर हम स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं कि हम्म। कौन सा स्टूडेंट टेक्निकल ग्रुप के लिए है या कॉमर्स, तो उसको एक डिसीजन लेने में हेल्प। हाँ बिल्कुल। अंकित जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आप पहले काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद ही बच्चे को ये एडवाइस करते हैं कि उसको कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैथ्स के स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट्स बहुत बार जब JEE या PMT जैसे एग्जाम्स नहीं निकलते हैं तो हताश हो जाते हैं। उनकी काउंसलिंग कैसे करते हैं आप? हम एक्चुअली कॉम्पिटिटिव जो है इसमें कंपटीशन ज्यादा है। अगर बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और अगर जी। सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया।
एटलीस्ट उसने कुछ तो सीखा है, प्रेशर हैंडल करना सीखा है, कॉम्पिटिटिव सर्वाइव करना सीखा है, एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कैसे करना है, कैसे प्रेशर्स को हैंडल करना है। बहुत कुछ चीज ऐसी है जो बच्चे को एड ऑन हो जाती है, तो उसके आगे करियर में उसको हेल्प करेगी। बिल्कुल, तो देखा जाए तो जिस प्रकार से अंकित बता रहे हैं, यशस्वी आपसे समझ लेते हैं। निश्चित तौर पर जब आपने मैथ स्ट्रीम ली होगी तो आपने कुछ एम रखा होगा, कैसे निर्धारित करती हैं आप अपने एम को? हाँ, सबसे पहले तो मैं अभी 12th जो इस पे फोकस करना चाहती हूँ, एक अच्छा स्कोर करना चाहती हूँ ताकि मुझे एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सके। और जब मैंने 12th लिया, मतलब जब मैंने पीसीएम चूज़ करा था, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग का सोचा था। मुझे उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा मतलब इंटरेस्ट था, तो मैं फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। और अभी 12th में भी कुछ भी डाउट होता है तो हमारे साथ जो सर हैं, अंकित नायक सर, वो सारे डाउट्स मेरे क्लियर करते हैं। और जितने भी मतलब मैं एडवाइस अगर मुझे चाहिए होती है तो मैं सर से लेती हूँ, और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। और पाटीदार ट्यूटोरियल्स की सारी फैकल्टीज भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, डाउट्स क्लियर करती है। और मैं जेई की प्रिपरेशन भी करती हूँ साथ साथ, और पूरे टाइम जी। टेबल के साथ पढ़ती हूँ। ओके, तो पूरे टाइम टेबल के साथ पढ़ती हैं। लेकिन यशस्वी, आपको पता होगा कि जे ट्रिपल ई जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रही हैं वो बिल्कुल आसान नहीं है। तो कैसे यस आप, मैम। हर विद्यार्थी देखिए, प्रिपरेशन हर कोई करता है, लेकिन आप कैसे अपना जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करती हैं और कैसे पढ़ती हैं कि आप अपने एम को जल्दी से पा सकें? सबसे पहले तो जेई के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें उस मतलब कहाँ से आता है, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो हमें पूरे सॉल्व करने चाहिए, और उसमें जो बिल्कुल। न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमें पूरे अच्छे से सॉल्व करने चाहिए, और उस पे फोकस करना चाहिए पूरा। निश्चित तौर पर एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत बार बच्चे एज ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यशस्वी बता रही हैं, एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंकित नायक जी, सब पढ़ें और सब बढ़ें के बंसल समूह का उद्देश्य आप जानते होंगे शायद, इसे हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए और क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैम शिक्षा के महत्व को समझाने की आवश्यकता है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ आज भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है। कुछ लोगों की धारणा होती है कि हिंदी मीडियम के बच्चे टेक्निकल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग या जो एमबीबीएस है इनमें प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये भी एक गलत धारणा है, इसको भी तोड़ने की आवश्यकता है। पेरेंट्स के काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस ऐसे जहाँ से प्लेसमेंट्स नहीं होते, तो लोगों की एक धारणा बन गई है कि कॉलेज इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं लगती है। तो ऐसी बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमको काम करने की आवश्यकता है, जिसके बेसिस पे जो लोग अभी एजुकेशन से नहीं जुड़े वो भी मेन फ्लो में आ सके। बिल्कुल, तो मेन फ्लो में एजुकेशन के लाने के लिए सबसे पहले तो जागरूकता फैलानी होगी कि एजुकेशन निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यशस्वी आपकी, आप प्रिपरेशन कर रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंसान को ओवरऑल डेवलप होना चाहिए? अगर आप पढ़ाई में अच्छी हैं तो आपको निश्चित तौर पर किसी और क्षेत्र में भी डेवलप होना चाहिए। यस मैम, बिल्कुल। हम जब साथ में कुछ दूसरी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें मतलब मेरा भी कुछ इंटरेस्ट है, जैसे मैं ड्राइंग वगैरह या फिर कुछ अलग डांस वगैरह, ये भी मुझे पसंद है। तो मतलब वो भी हमें साथ साथ में करना चाहिए, ओनली पढ़ाई के साथ मतलब पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, उसके साथ में ऑल अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। तो वो भी आपको करना चाहिए, उससे आपका जो है आप अच्छे प्रिपेयर भी रहेंगे, पढ़ाई के लिए भी आपका मन उसमें ज़्यादा फोकस लगेगा मतलब। और जब आप ओनली पढ़ाई करेंगे तो आपका थोड़ा सा क्या है कि माइंड थोड़ा सा हो जाता है हमेशा कि बिल्कुल। पढ़ाई पढ़ाई, तो एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात यशस्वी ने कही है कि ये पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लग पाएगा। अंकित जी, आपसे भी समझ लेते हैं, जब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या आप उनको भी एंटरटेन करके किसी तरह से पढ़ाने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल, रेगुलरली एक्टिविटीज होती हैं। एक्चुअली हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट का सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट बनता है। हम्म। जब तक कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, अगर उसका उसको विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, जैसे अगर फिजिक्स पढ़ रहा है तो अगर उसको चीजें विजुअलाइज नहीं हो रही है, तो वो उस उसको वो बिल्कुल। सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। अगर चीजें उसको विजुअलाइज होने लगी, उसको डेली बेसिस पे अगर वो ऑब्जर्व करने लगा, तो चीजें ऑटोमेटिक उसको समझ में आने लगेंगी, उसको मजा आएगा पढ़ने में। और हम एक्टिविटीज भी करवाते हैं जिससे बच्चों का मन लगा रहता है पढ़ाई में। बिल्कुल, और एक्टिविटीज़ करवाते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं अंकित नायक जी, वो जिससे जिसे आप करवाते हैं और बच्चों का मन लगा रहता है? जैसे ग्रुप डिस्कशंस हो गए, हम ग्रुप डिस्कशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद फिर ऐसा पिकनिक भी प्लान होती है, एजुकेशन पिकनिक्स या एजुकेशनल टूर्स पे भी हम बच्चों को ले जाते हैं, जिससे बच्चों को नई चीज़ों के बारे में भी पता चलता है, नेचर से भी हम्म। कनेक्ट कर पाते हैं और भी दूसरी चीज़ें बहुत कुछ सीख पाते हैं। ओके, यशस्वी आपसे समझ लेते हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, क्या लगता है आपको कि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए? यस मैम, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही सही। जब तक हमारी मतलब फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम मतलब उसमें फोकस भी नहीं कर पाएंगे, एक हमारा माइंड अलग ही चलेगा कि नहीं यार, मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और घर में भी हमें मेरे भी घर पे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी दादी और पापा वगैरह सब बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। तो क्या होता है कि हम हमारी स्टडी पे टाइम भी दे पाते हैं, और थोड़ा सा क्या है कि बच्चों को थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं कि घर के कामों में लग जाते हैं, तो बिल्कुल। उससे क्या है कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, तो घर के कामों में अगर पेरेंट्स बच्चों को इन्वॉल्व इस उम्र में ना करवाएं तो शायद बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। यस अंकित मैम। जी, आपसे समझ लेते हैं। जब आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जो निजी समस्याएं हैं वो आपसे शेयर करते होंगे। तो क्या कभी ऐसी भी समस्या आई है कि पेरेंट्स क्षेत्र को लेकर या फील्ड को लेकर बच्चों की उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जनरली पेरेंट्स की धारणा होती है कि ये फील्ड में ज़्यादा स्कोप नहीं है, हम्म। इसीलिए वो उसको वहीं पे बोल देते हैं कि अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप नहीं है। जबकि सिस्टम से अगर हम चीज़ें चलें तो हर चीज़ में स्कोप, अगर आप परफेक्शन पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी करियर में चले जाएं, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। ओके। यशस्वी, आपसे समझ लेते हैं। जब आप पढ़ती हैं तो क्या आपको लगता है कि एक निर्धारित टाइम टेबल आपको सेट करना चाहिए पढ़ने के लिए? बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि पूरा दिन पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे अलग हटके यदि टाइम टेबल सेट किया जाए हर चीज़ का, तो आपको लगता है कि पढ़ाई ज़्यादा बेहतर हो सकती है? टाइम टेबल सेट तो करना चाहिए पूरी अच्छे तरीके से, बट उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी होना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें बिल्कुल। इंटरटेनमेंट का भी एक अलग से टाइम रखना चाहिए, और जो दूसरी हमारी अदर एक्टिविटीज जो करते हैं हम, उसका भी एक अलग से टाइम रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हम बोर भी नहीं होंगे पढ़ाई से, मतलब कुछ होता है भी ऐसा कभी कभी, तो हम सभी चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे और पढ़ाई पे भी फोकस कर पाएंगे। ओके, ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है जब इंसान पढ़ाई यस। करता है। अंकित जी, आप क्या मानते हैं, क्या पढ़ाई के बीच में ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है? अगर आपकी बात की जाए, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या इस प्रकार से आप ब्रेक देते हैं उन्हें? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि अगर लॉन्ग टाइम तक स्टडी बच्चा लॉन्ग सीटिंग में स्टडी करता है, मोर हुँ। देन 3 आवर्स 4 आवर्स, तो उसकी इफिशिएंसी थोड़ा सा कम हो जाती है। सबसे स्टैंडर्ड मेथड ये है पढ़ने का कि आप 2 घंटे पढ़े, फिर 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे। उससे क्या होता है कि बच्चे की इफिशिएंसी मेंटेन रहती है, कंसंट्रेशन बना हुआ रहता है, फोकस्ड होके बच्चा पढ़ पाएगा। बिल्कुल अंकित जी, यशस्वी हमें बता रही थी कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देती हैं, उसके लिए वो योगा करती हैं और मेडिटेशन करती हैं। लेकिन अगर आपकी बात की जाए, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या आप भी उन्हें ये करने के लिए एक मैसेज देते हैं कि बच्चों को भी मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या आप मानते हैं कि हेल्थ पढ़ाई से ज़्यादा आगे आती है, उसके बाद ही पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी बच्चे की अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो वो फोकस कर ही नहीं पाएगा। हुँ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी आजकल आपको ज्यादातर ये प्रॉब्लम मिलेगी कि बच्चे भूल जाते हैं, चीजें पढ़ी जी। और भूल गए। तो उसके उसका कारण ये है कि आजकल क्या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुँ। है ना। अगर हम प्रॉपर मेडिटेशन करेंगे, अगर बच्चा फिजिकली एक्टिव है, मेडिटेशन कर रहा है, योगा कर रहा है, तो उससे क्या होता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, उसकी मेमोरी बढ़ेगी, चीजों को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो बिल्कुल। बिल्कुल डेफिनेटली हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यशस्वी, आपसे एक बात आखिरी संदेश लेना चाहेंगे कि आपके हम उम्र वालों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि जिस प्रकार से आप फोकस्ड दिखाई दे रही हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एज ग्रुप में आने के बाद बच्चे भटक जाते हैं, और आपके भी बहुत से यस। फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि राह भटके होंगे। क्या संदेश आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के लिए ग्रुप स्टडी का ऑप्शन चुन लेते हैं, बट उनको थोड़ा समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें ग्रुप स्टडी में मतलब वो अगर सुटेबल हैं तो ही उन्हें करना चाहिए, या फिर उन्हें जो रहता है सेल्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। तो उनसे क्या होगा कि उससे अधिक से अधिक फोकस होगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमें जो है सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, हुँ। ताकि क्या होगा कि जब हम सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तो जब हम एग्जाम टाइम में पढ़ने बैठते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किस टाइप से उसे प्रिपेयर किया है। और हम उसमें क्या होता है कि एग्जाम टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो हम क्या होता है कि कम समय में अधिक से अधिक क्या है कि फोकस कर पाते हैं और पढ़ पाते हैं। ओके, और यशस्वी। सोशल में बिल्कुल, बिल्कुल। जो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो और अब तो उससे क्या होता है कि हमारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें सोशल मीडिया से हेल्प तो लेनी चाहिए, बट एक हद तक लेनी चाहिए, और जो है टीचर से सॉल्व करवाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा समझ भी आएगा, फोकस भी कर पाएंगे, और एग्जाम टाइम में सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। और ग्रुप डिस्कशन की आप बात कर रही थी, क्या लगता है कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशन की जो पढ़ाई है वो कारगर हो सकती है, लेकिन बाकी पढ़ाई जो है वो अकेले करनी चाहिए? जो हम मैथ्स में थोड़े से क्या होता है कि कुछ
कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते हैं, तो हम मैथ्स में भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझने का मौका मिले। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है, तो उसमें भी हमें ग्रुप स्टडी पे थोड़ा सा करना चाहिए, बट सेल्फ प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा करनी चाहिए, तो हमें ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ओके। तो फोकस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है। ग्रुप डिस्कशन जो है वो कुछ पॉइंट पर सही है, मैथमेटिक्स के लिए ग्रुप डिस्कशन सही है, लेकिन यशस्वी ने एक बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कही है कि अकेले पढ़ाई करना शायद बेहतर और कारगर साबित हो सकता है। अंकित जी, क्या कहेंगे? अंत में आपका भी एक संदेश ले लेते हैं कि आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स को तो संदेश देना ही है, लेकिन माता पिता को भी ऐसा संदेश देना है जिससे वो भी जागरूक हो सके और बच्चे का जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें योगदान दे सके बच्चे को। बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो हमको जो हमारी प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से लेके चलना है। आप रेगुलर स्टडी और टाइम मैनेजमेंट पे काम करें। सेकेंडरी फिर आप जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उनके टेस्टिंग पे काम करें। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अपीयर करें। कितना स्कोर आ रहा है उसके बिल्कुल। तो लक्ष्य हासिल करने के लिए जो संदेश और जो मंत्र यशस्वी और अंकित जी ने दिए हैं वो शायद आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।